Hello, again I'm welcoming you here in this fifth important portion of History Chapter 1 Nationalism in Europe. Students, four portions, four parts are completely properly done. This fifth portion is a very different kind of thing which is explained here, visualizing the nation. सो स्टूडेंट्स इस पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे एलेगरी के बारे में. ये एलेगरी क्या होती है एंड विल इलाबोरेट दिस फीमेल एलेगरी. आप इस पोर्शन में इस पेज में अपनी बुक में देख सकते हो, बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं. द फीमेल फिगर्स विच आर पेंटेड हियर आर रिप्रेजेंटेटिंग द नेशंस. A female figure may represent France, female figure is representing Germany. डिफरेंट पॉस्चर्स में बैठे हुए हैं. किसी पेंटिंग का कुछ मीनिंग है, किसी पेंटिंग का कुछ मीनिंग है. ठीक है, देखकर भी आप समझ सकते हैं. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन इज बीइंग फॉर्म्ड फॉर 5 marks. So please read and study it very carefully. Okay, let's continue. Hello everyone, welcome back. We all are studying here History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. So students, we have already completed 4 parts of this chapter. Today we are going to study this 5th part, visualizing the nation. We have just finished the unifications. Okay, we have studied the unification of Germany, Italy, and the unique unification of Britain. So hope everybody understood the content I have explained. So students, this is the 5th part of this chapter, visualizing the nation. सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स अपने पास रखो और पेन अपने पास रखो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे आप हाईलाइट कर सके और उसको मार्क कर सके. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर को, विजुअलाइजिंग द नेशन, इस पार्ट को. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? This sentence is very interesting. अगर किसी रूलर को किसी रिप्रेजेंटेशन किसी रूलर को एक रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो हम सिंपली एक पोर्ट्रेट बनाएंगे, एक पिक्चर बनाएंगे, स्टैचू बना लेंगे और उसको देख के हम समझ जाएंगे कि ये इस पर्टिकुलर का फेस है और इस समय ये पर्सन इस एरिया में या कंट्री में रूल कर रहा था. बट कैसा हो अगर हमें किसी नेशन को फेस देना हो, किसी नेशन जो हमने बनाया है उसको फेस देना हो. जैसे मैं कहूँ कि हम इंडिया में रहते हैं, जिसको हम हिंदी में भारत कहते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा एक नाम हमेशा सबने सुना है, भारत माता. जैसे भारत माता की मूर्ति है, पेंटिंग है, तो क्या रियली ये कोई भारत माता जैसी लेडी या मदर एग्जिस्ट करती थी या है? नहीं, ऐसा नहीं है. तो ये क्या है? ये इमेजिनेशन है. ठीक है, जैसे देश को रिप्रेजेंट करना किसी पेंटिंग, किसी पोर्ट्रेट या किसी स्टैचू के जरिए. ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा काम है. एक तरह से बिल्कुल ये फैंटेसाइज करके किसी देश को एक फेस दिया जाता है. आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. पर्सोनिफिकेशन करना, मानवीकरण करना, जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं उनको भी इंसानों जैसा चेहरा देना, उनको भी इंसानों की तरह महसूस करना या उनकी पोर्ट्रेट पिक्चर्स बनाना. ये काम किया आर्टिस्ट ने 18th और 19th सेंचुरीज में. इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन. देश को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा था जैसे कि वो एक पर्सन है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब सबसे जल्दी आपको यही एग्जांपल समझ में आएगा. हम लोग हमेशा असेंबली में प्रेयर के बाद नारे लगाते हैं ना, भारत माता की जय. तो भारत माता, क्या ये ऐसी कोई लेडी रियली एग्जिस्ट करती है? नहीं. हम अपनी नेशन को मदर लैंड मानते हैं, इसीलिए उसको मदर फिगर में डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, ये एक पर्सोनिफिकेशन है नेशन का. किसी देश को पर्सोनिफाई किया, ह्यूमनाइज किया. ठीक है, उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज अ पर्सन. Nations were then portrayed as female figures.
ठीक है, ज्यादातर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाई करने के लिए फीमेल फिगर्स का इस्तेमाल होता था। आर्टिस्ट या पेंटर्स या स्कल्पटर्स फीमेल फिगर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो नेशंस को भी फीमेल फिगर्स में ही पोर्ट्रे किया गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सबने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हम्म, अच्छा, लिबर्टी तो एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्या लिबर्टी कोई लेडी थी? नहीं, ये एक आइडिया है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, बट उसको पर्सोनिफाई किया। अब देखिए यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी फीमेल फिगर है। जितने भी इस तरह के आप पर्सोनिफाइड वर्जन देखेंगे, उनमें से ज्यादातर फीमेल फिगर्स ही होंगे। चलिए इसी को आगे हम चैप्टर में देखेंगे। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. ठीक है, जो फीमेल फिगर जिसको देश का चेहरा बनाया गया पर्सोनिफाई करके, वो कोई रियल वुमेन नहीं थी। ये क्या था? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म देने के लिए एक फीमेल फिगर बनाया गया। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। ठीक है, इसी फीमेल फिगर को एलेगरी, देश की एलेगरी बोला गया। ठीक है, अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि ये जाने की एलेगरी क्या है। देखिए न्यू वर्ड में नीचे लिखा हुआ है, एलेगरी when an abstract idea is expressed through a person or a thing. An allegoric an allegorical story has two meanings, one literal and one symbolic. एलेगरी का मतलब सिंपली समझिए कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसको हम एक पर्सोनिफाई फिगर देते हैं, और जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता बट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब ये स्टैचू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिबर्टी को। जैसे आपने अपने कंट्री में देखा होगा, इन एवरी कोर्ट देयर इज अ स्टैचू, देखा है सबने, जिसको हम स्टैचू ऑफ जजमेंट बोलते हैं। एक वाइट गाउन लेडी होती है, ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लैक कलर की आंखों पे पट्टी बंधी होती है, राइट हैंड में एक बैलेंस होता है, लेफ्ट हैंड में एक बुक होती है। ठीक है, तो ये जो एलेगरी हम जस्टिस की देखते हैं, न्याय की मूर्ति देखते हैं, ये एक्चुअली कोई लेडी नहीं होती, ये एक एलेगरी है जो न्याय को यानी जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है। और उस फिगर का अपना एक मतलब है ना। वाइट कपड़े पहने होने का मतलब है बहुत ही अ, मतलब अनबायस्ड चीजों को शो करना, चेस्टिटी को शो करना, पवित्रता को शो करना। आंखों पे काली पट्टी का मतलब क्या होता है कि हम आंखों से देखकर किसी के लिए बायस नहीं होंगे। एंड ईयर्स आर ओपन, यानी सुनेंगे हम क्यों। तो कोर्ट्स में क्या होती है? हियरिंग्स होती है ना। और हाथों में बैलेंस का मतलब क्या होता है? वट एवर द जस्टिस इज बीइंग डिलीवर्ड देयर विल बी बैलेंस्ड। हाथों में बुक का मतलब है जस्टिस ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, देयर इज अ बुक ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू दैट द जस्टिस विल बी पार्टेड। चलिए अच्छा आगे पढ़ते हैं। तो एलेगरी समझ में आई होगी, आई होप आपको। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म देने के लिए एलेगरीज बनाई जाती थी, या अभी भी बनाई जाती है। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and republic. नाइन्थ क्लास में आपने बुक पढ़ी है हिस्ट्री की, फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें 2 पेजेस दिए हैं जिसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, है ना। तो आपको याद होगा उन सिंबल्स में कुछ फीमेल फिगर्स थे, है ना। एक विंग्ड वुमेन थी, एक वुमेन थी जिसके हाथ में ब्रोकन हैंडकफ्स थे। वो सारी जो वुमेन थी वो किसी न किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, दीज आइडियल्स were represented through specific objects or symbols. ये मैंने अभी बताया आपको। As you would remember, the attributes of liberty are the red cap. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, नाइन्थ में, फर्स्ट चैप्टर में। जैसे रेड कैप का एक मतलब था, ब्रोकन चेन का एक मतलब था। लिबर्टी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? रेड कैप, ब्रोकन चेन,
while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. ठीक है, जस्टिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादातर जिस वुमेन का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट फॉर्म यूज होता है वो कैसे है, ब्लाइंड फोल्डेड है और वेइंग अ कैरिंग अ वेइंग स्केल. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. वैसे ही 19th सेंचुरी में नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एलेगरीज बनाई गई. जैसे एक देख रहे हैं यहाँ पे आप फीमेल फिगर, ये जर्मेनिया है, नीचे नेम देखिए लिखा हुआ है जर्मेनिया. नाम से ही एक्सप्रेस हो रहा है कि किस देश को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही है. दैट लेडी इज रिप्रेजेंटिंग जर्मेनिया. हाथ में सॉर्ड है, एक पावरफुल लेडी है ना, हेड क्राउन है, फ्लैग है, कुछ कलर्स है, एक सिंबॉलिक चेस्ट डिजाइन है. तो इन सब का कोई ना कोई मतलब है. ये इसकी डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं. ठीक है, एक एलेगरी आपके सामने है जर्मेनिया. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. इन फ्रांस शी वॉज क्रिस्टियन मैरियन, a popular Christian name which underlined the idea of people's nation. फ्रांस की एलेगरी क्या है, मैरियन. अब मैरियन पीपल्स नेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये एक क्रिश्चियन नेम है. जर्मनी की एलेगरी है जर्मेनिया, फ्रांस की एलेगरी है मैरियन. हर कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी फ्रांस की जो एलेगरी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक. उसके पास क्या है, रेड कैप, ट्राई कलर. ये इसको मत देखिएगा, ये जो पेंटिंग बनी है ये जर्मनी की है. यहाँ पे एक्सप्लेन किसको किया जा रहा है, फ्रांस की मैरियन को. जो फ्रांस की मैरियन बनी है, आप पिछले चैप्टर में जाके 9th की बुक में देख सकते हैं. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने में क्या क्या सिंबल्स यूज किए गए हैं, जैसे कि रेड कैप, ट्राई कलर, द कॉकेड स्टैचू ऑफ मैरियन were erected in public squares to remind the public of the national symbols of unity and to persuade them to identify with it. जब जब से फ्रांस में फ्रांस को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैचू बना, एलेगरी बनी, तब से मैरियन जो कि एक स्टैचू, जो कि एक एलेगरी थी, उसको लगभग सभी पब्लिक चौराहों पर लगाया गया ताकि लोग उसे देखें और इन द नेम ऑफ नेशन, एज अ नेशनल सिंबल, एक यूनिटी के तौर पर, एक अपनी पहचान के तौर पर उसे याद करें और उसे रिस्पेक्ट दें. ठीक है, मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स. ठीक है, जैसे हमारे कंट्री के करेंसी पर अशोक के लाइंस बने होते हैं, अशोक स्तंभ के, है ना. तो ऐसे ही उन्होंने देश के लिए सिक्कों पर, स्टैम्प्स पर मैरियन की इमेजेस इमेजेस को प्रिंट कराया. वो पिक्चर, वो चेहरा कंट्री के लिए एक यूनिटी का सिंबल बना, एक आइडेंटिटी का सिंबल बना. Similarly, Germania became the allegory of the German nation. In visual representation, Germania wears a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism. ठीक है, ये अब जर्मेनिया की बात हो रही है. जर्मेनिया जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करती है, जर्मेनिया की एलेगरी. ठीक है, जब हम इसे देखते हैं तो देखते हैं कि इसने ओक लीव्स का क्राउन पहन रखा है, जिस क्राउन की मैं भी बात कर रही थी. ठीक है, तो इस क्राउन का मतलब क्या है, ओक, ओक की पत्तियां, लीव्स. ठीक है, जर्मनी में हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, क्योंकि इन लीव्स में कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, खूबसूरत भी है, पर तकलीफें भी हैं इसको पहनने से. ठीक है, तो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करती है ओक लीव्स. दैट इज व्हाई जर्मेनिया इज वियरिंग अ ओक लीव क्राउन. ओके, होप आपको ये पेज भी समझ में आया होगा अच्छे से. यहाँ पे कुछ एलेगरीज दे रखी हैं, यहाँ पे मीनिंग एंड सिंबल्स दे रखे हैं. ये 9th क्लास की बुक के ही ज्यादातर चीजें कुछ दी हैं, बाकी यहाँ पे और मीनिंग दिए हैं, इसे भी आप अच्छे से पढ़ें. फिर ये सिंबल्स दे रखे हैं. ठीक है, जर्मनी को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स हैं जो जर्मेनिया ने पहना हुआ है, ये सॉर्ड, क्राउन. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक जर्मेनिया की पेंटिंग दी है, द फॉलन जर्मेनिया.
जब जर्मनी की हालत बुरी थी 1850s में, एक पेंटर ने जर्मनी को रिप्रेजेंट किया। क्या कि क्राउन भी जमीन पे पड़ा है, स्केप्टर भी जमीन पे पड़ा है, स्कल यानी कि डेथ है, नेगेटिविटी है, और जर्मेनिया बहुत उदास है, जैसे लूजर जैसा फील कर रही है जर्मनी। ठीक है, ये ऐसा पिक्चर यहाँ बना हुआ है। एक यही अपोजिट बिल्कुल पिक्चर बना है यहाँ पे, आप देखिए, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। या जर्मेनिया उठ के खड़ी हो चुकी है, यानी जर्मनी उठ के खड़ी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है, पूरी पूरे इंथ्यूजियाज्म से, पूरे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। गजब का कॉन्फिडेंस फेस पे पेंटर ने बनाया है ना। हाथ में सॉर्ड दी है, एक शील्ड दी है। बट आप ध्यान देखें इस पेंटिंग पर, तो आप देखेंगे जर्मनी या जर्मेनिया उठ के खड़ी है, बिल्कुल रेडी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जीत लेने के लिए, प्रूफ कर देने के लिए। सॉर्ड है हाथ में, बट सॉर्ड कैसी है, डाउन है। डाउन का मतलब क्या है कि मैं खुद से वॉयलेंट नहीं होंगी किसी के लिए। ठीक है, बट अगर कोई परेशान करता है तो उसको जवाब मिलेगा। मतलब खुद से वॉयलेंस नहीं करना, दैट इज वाई द सॉर्ड इज डाउन। ठीक है, शील्ड भी है मेरे हाथ में, अपने को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और अटैक कर सकती हूँ। ठीक, सो ये जर्मेनिया का जेस्चर बहुत ही खूबसूरत है। इसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एंड वन फुट इज फॉरवर्डेड, है ना, इसका मतलब बिल्कुल रेडी है अपने किसी भी एक्टिविटी के लिए। ठीक, और यहाँ पे इसने ये क्राउन, गोल्ड क्राउन उतार कर, कौन सा क्राउन पहना हुआ है, ओक क्राउन। ये किसका सिंबल है, हीरोइज्म का, यानी कि बिल्कुल एक पावरफुल हीरो की तरह वो फाइट करने के लिए रेडी है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एलेगरी ऑफ जर्मेनिया। होप ये पार्ट आप सबको समझ में आया होगा। So that's it for today's video. I would request you to study the paintings carefully, study the meaning of the words, and just try to frame your own notes. क्योंकि SST में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर को अपने एक्सप्रेशंस में लिखना जानते हो। ठीक है, तो इसको रिवाइज भी करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू करिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो with those who need it. Thank you.